हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इस बुक में आपके टोटल 12 यूनिट हैं, ठीक है। और ये हमने कवर कर चुके हैं। आपकी डीपली जो एक्सप्लेनेशन है वो हम पूरा कर चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका 6 तारीख को आपका पेपर है, तो मैंने सोचा कि जो हमें आइडिया लगता है, लाइक एक होता है ना कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है, तो वो हमने और कुछ क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं चैप्टर वाइज। तो इस वाले यूनिट में हम सिर्फ वीडियो में सिर्फ 6 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और सेकंड वाली वीडियो में 6 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस वाली वीडियो में हमें ना यूनिट 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आपका कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। और हम सिर्फ ये एक आइडिया लगा के हम बता सकते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि कौन सा आ सकता है, बट आपको जो हम बताने वाले हैं वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको अच्छे से रीड कर लेना, उसे अच्छे से पढ़ लेना, पॉइंट्स देख लेना, ताकि अगर वो क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। तो हम पहले यूनिट 1 की बात करें तो जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, तो ये पूरा जो बुक है वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो एग्जैक्टली यही बनेगा कि इसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM क्या है, कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिस पे मैंने ब्लैक पेन से 2 स्टार बनाए, वो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको सबसे पहले तो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद जैसे कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट, इन तीनों टर्म को 3 टर्म में ना डिवाइड कर दो, ह्यूमन, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट। आप ह्यूमन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीन्स कि जो इनकी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं और मैनेजमेंट के अंदर, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने जो भी HRM की डेफिनेशन लर्न करी, जैसे मैंने आपको बताया है कि हर एक डेफिनेशन उनके राइटर के साथ आप उसका नाम और एक डेफिनेशन ज़रूर याद करिए, और उसका राइटर का नाम भी लिखिए कि आपने कौन से राइटर वाली डेफिनेशन याद किया आप लिख रहे हो। उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद इस टॉपिक में आपका एक और मेन रह जाएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सोशियल ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, फंक्शनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वाला टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम यूनिट 2 के बारे में बात करें तो उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के फंक्शंस, कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हमें पता है कि हम ट्रेनिंग इसलिए देते हैं क्योंकि उनको उनकी नॉलेज को हम एनहेंस कर सके, उनके स्किल को डेवलप कर सके, ताकि वो डेवलप कर सके और बेटर तरीके से अपने काम को और बहुत लंबे टाइम तक अपने काम पे ऊपर फोकस कर सके। और डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, उनके काम को लेके, उनकी एक्टिविटीज़ को हम उनको और ज़्यादा बेटर हम उनको बनाते हैं ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। और दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम मैक्रो एंड माइक्रो दोनों बेस के ऊपर हम उनके ऊपर काम करते हैं। फिर आता है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट भी हमारे मेन कैटेगरी में आता है कि जिसमें हम उनकी प्रोसेसेस को देखते हैं, करियर प्लानिंग को देखते हैं और करियर मैनेजमेंट को देखते हैं। फिर आता है स्ट्रेटेजिस मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट भी एक बहुत मेन पॉइंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और बहुत तरीके से लाइक हम अलग अलग तरीके से पॉलिसी बनाते हैं, तो उनको बताते हैं कि हमने अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं जिससे बेसिस पे वो अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट दोनों आते हैं, ठीक है। ये था आपके सेकेंड यूनिट में जो आपका चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके
HRD के फंक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड यूनिट में आपका जो आता है थर्ड जो मेन वो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में मीनिंग आप वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मीनिंग तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बेनिफिट भी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है चैलेंजेस। आप मैंने तो सिर्फ इसमें आपको पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन आप जो ये पॉइंट्स लिखे हैं जैसे एलिगेंट डाइवर्सिटी प्रैक्टिस, इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक्सप्लेन meaning of workplace diversity and explain challenges of diversity in the workplace। मतलब वर्क प्लेस के टाइम पे आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन सब के बारे में बात करी गई है। जैसे प्लान ऑफ एक्शन, हम किस तरीके से प्लान करते हैं और फिर उस पर एक्शन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम मैनेजिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, बायस तो नहीं होते, रिजिडिटी, रेजिडेंस, ये सब चीज़ें किस तरीके से हम फेस करते हैं फिर इनको काम करते टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, फिर आता है फोर्थ यूनिट में, अगर हम देखें तो उसमें आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात पूछ सकते हैं कि CSR के बारे में है क्या, उसका क्या नेचर है, क्या पॉइंट्स है, इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, आप वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। एंड अगर इसके अलावा भी अगर इस यूनिट में अगर ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ ले या टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ ले, तो ये तो आपको नॉलेज, वैसे भी इनकी नॉलेज होती है हमें, तो हम ये तो ईज़िली हम लिख सकते हैं। लेकिन आप CSR के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, एक ऐसा टॉपिक है जिसका बारे में बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पूछ सकते हैं हमसे। तो इसके अंदर आपके टाइप्स भी हैं, आपको वो भी देखने हैं कि इंटरनली लाइक एक्सटर्नली कौन कौन से एनवायरनमेंट के, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोसाइटी के अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है और बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो आप ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से कवर करना और लिख के आना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। फिर उसके बाद यूनिट 5 में जॉब एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें तो जॉब एनालिसिस का नेचर, डेफिनेशन तो हम इजीली लिख सकते हैं। मेन बात आती है कि इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं और हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इसका मेन पॉइंट आपका टॉपिक रहेगा कि मेथड्स फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सबसे पहले होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर हम सर्वे करते हैं, फिर हम जॉब डायरीज़ लिखते हैं, फिर पार्टिसिपेशन होता है, फिर एग्जिटिंग डाटा। ये हमारे ओवरऑल 6 चैप्टर के कुछ 6 या 7 पॉइंट टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये नहीं बताई थी यही इम्पॉर्टेंट है, आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से करना। ये नहीं है कि आप सिर्फ इन टॉपिक्स को कर लो। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो हमने ऑलरेडी इन सारे चैप्टर्स, मतलब 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर्स की वीडियो हम बना चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब वहाँ से हमारे चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं, पूरे चैप्टर को रिवाइज़ किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आपको समझाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपकी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम अलग से वीडियो बना के हम डाल देंगे, आप वहाँ से वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, कोई भी इग्नू से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, बाय बाय।